महागठबंधन की ओर से सीएम फेस कौन होगा, तेजस्वी यादव या कोई और? आखिर बृहस्पतिवार को जिस दिन महागठबंधन की बैठक आरजेडी कार्यालय पटना में हुई, उस दिन सीएम फेस डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया तेजस्वी यादव को? ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में जूझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। इसी बात पर चर्चा करेंगे कि महागठबंधन की बैठक में आखिरकार तेजस्वी यादव को सीएम का फेस डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? क्या इसके पीछे कांग्रेस का कोई दबाव है या कांग्रेस की कोई रणनीति है? क्या महागठबंधन में सीएम के फेस को लेकर कोई पेच फंसा हुआ है? जाहिर है ऐसा कुछ दिखाई और सुनाई जरूर पड़ रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन के चुनावी बैठक गुरुवार को पटना के आरजेडी कार्यालय में हुई और इस बैठक के पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस गठबंधन की बैठक के पहले दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या बातें हुई ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन इतना जरूर जो सूत्र है उनके मुताबिक ये पता चला कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। आपको बताना चाहूंगा कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 का, उसमें आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसने 75 सीटें जीती थी और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे महज 19 सीटें मिली थी। तो क्या आरजेडी इस बार कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देने जा रही है या कांग्रेस 70 सीटों पर या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रही है? निश्चित रूप से कोई न कोई पेच तो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को इस बैठक में सीएम फेस नहीं चुना गया या डिक्लेयर नहीं किया गया। अब अगली बैठक कांग्रेस के दफ्तर में 24 अप्रैल को होगी। क्या उस बैठक में तेजस्वी यादव को डिक्लेयर किया जाएगा सीएम फेस? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब सबकी निगाहें कांग्रेस पर लगी हुई हैं। क्या कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने का जोखिम मोल ले सकती है? आपको बता दें कि 2010 का जब चुनाव हुआ था और नीतीश कुमार जब दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए थे बिहार की राजनीति में और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस इन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उस वक्त आरजेडी को महज 22 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिली थी। उसके बाद से दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी ने इनको यानी कांग्रेस को 70 सीटें दी थी और 70 सीटों में कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही परफॉर्म कर पाई और मतलब विजयी हुई और उसका स्ट्राइक रेट महज 26-27% था। जाहिर सी बात है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को 70 सीटें देने में 10 बार सोचेगी। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि अगर कांग्रेस ने यह फैसला किया कि वो चुनाव अलग लड़ेगी तो कहीं नुकसान 2010 वाला ना हो जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में जब ये तीनों साथ लड़े थे, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल, तब बहुत बम्पर सफलता इनको मिली थी और महज कुछ सीटों की वजह से सरकार बनाने में महागठबंधन फेल हो गया था। जाहिर सी बात है आरजेडी इस बार ये जोखिम मोल लेने से कतराएगी, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात का भी खतरा है कि अगर वो 70 सीटें कांग्रेस को देती है तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लिहाजा आरजेडी पेशोपेश में है कि क्या किया जाए और कांग्रेस इसी बात का फायदा उठाकर उस पर दबाव बना रही है कि जो सीएम फेस है उसको चुनाव के बाद डिक्लेयर किया जाए। कांग्रेस बिहार में बहुत तेजी से काम कर रही है। आपको पता है कि पिछले 4 महीनों में राहुल गांधी 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और साथ ही साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी दोनों में बदलाव भी किया जा चुका है कांग्रेस आलाकमान के द्वारा। जी हां, राजेश राम को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है और साथ ही साथ कृष्णा अल्लावर्रू को बिहार का प्रभारी बनाया गया है, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ अखिलेश सिंह की विदाई कर दी गई। ये वही अखिलेश सिंह हैं जिन्होंने 2020 में आरजेडी से 70 सीटें झटकने में सफलता पाई थी। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि उन 70 सीटों में करीब 25-30 सीटें ऐसी थी जिस पर आरजेडी भी बड़ी मुश्किल से जीत पाती है या कभी जीत नहीं पाई है, जिसकी वजह से कांग्रेस को महज 70 सीटों में 19 सीटों पर सफलता मिली थी। इस बार कांग्रेस ये चाह रही है कि उसकी मनपसंद सीटें जो है वो आरजेडी उसको दे
और वो सीटें उनकी संख्या 70 से कम ना हो। तो क्या इस बार कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस के प्रभारी है या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है वो आरजेडी के नजदीकी नहीं है। अखिलेश सिंह को जो है लालू प्रसाद यादव का नजदीकी माना जाता था। सवाल यह भी है कि वामपंथी दल जिन्हें पिछली बार अच्छी खासी सफलता मिली थी और उनको कितनी सीटें अलॉट की जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस इस तरह का दबाव बनाती है तो साथ साथ वामपंथी दल भी इसके लिए दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे कि उन्हें ज्यादा सीटें अलॉट की जाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल भोजपुर का है, और जहां पर आरके सिंह जैसी शख्सियत को पिछले लोकसभा चुनाव में सीपीएम के द्वारा, वामपंथी दलों के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर सी बात है, इस सफलता से जो वामपंथी दल है वो काफी उत्साहित है, और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस कोई दबाव या प्रेशर टैक्टिक्स अपनाती है तो वामपंथी दल भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब सबकी निगाहें 24 अप्रैल को जो बैठक होगी पटना में, कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस के दफ्तर में महागठबंधन की, उस पर नजरें बनी होंगी और उसमें यह तय होगा कि नहीं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद घोषित किया जाए या नहीं, इस पर निगाहें सबकी बनी हुई होंगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक खुलकर तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनाने पर कोई बात या खुलकर बयान नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर आरजेडी में भी छटपटाहट है, लेकिन दोनों ही दल एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें याद आ रहा है 2010 का चुनाव जब वो अलग अलग लड़े थे और उस वक्त उन्हें काफी बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। बिहार में चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन सियासी गर्मी अभी से महसूस हो रही है। दौरे पर दौरे हो रहे हैं, नेताओं के दौरे हो रहे हैं, मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, एनडीए के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव रोज नए नए हमले कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार की सरकार पर। ताजा हमला उन्होंने किया है कि नीतीश कुमार की सरकार योजनाओं के लिए जो फंड आवंटित कर रही है उसमें कमीशन का खेल चल रहा है। 25 से 30% कमीशन लिया जा रहा है ताकि चुनावी फंड इकट्ठा हो सके और चुनावी बैतरणी को पार किया जा सके। तेजस्वी यादव के हमले तेज हो रहे हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर बीजेपी के भी हमले तेज हो रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो कुछ बोला या उनको सुना गया वो सदन में ही सुना गया। बाहर वो पत्रकारों से कम बात कर रहे हैं। पत्रकारों के द्वारा अगर कोई सवाल पूछा भी जा रहा है तो उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके बदले जो जवाब आ रहा है वो आरजेडी के प्रवक्ताओं के द्वारा आ रहा है या फिर बीजेपी के मंत्रियों, नेताओं के द्वारा आ रहा है। आखिर नीतीश कुमार शांत क्यों है और नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी कोई खुलकर अप्रोच क्यों नहीं दिखा रही है? क्यों नहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये डिक्लेयर कर रहा है कि नीतीश कुमार ही जो है वो सीएम पद की शपथ लेंगे अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आती है तो? हालांकि अमित शाह ने ये कह दिया है, क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस बात को ठोक बजाकर कोई नहीं कह रहा है। खासकर अगर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो अब बिहार में चुनावी सिनेरियो बड़ा दिलचस्प हो गया है। देखिए, चुनाव में लड़ाई तो सिर्फ दो के बीच है, महागठबंधन के बीच में और एनडीए के बीच में, लेकिन मुख्यमंत्री के फेस को लेकर अभी तक दोनों दलों में कोई सहमति हमको लगता है कि नहीं बन पाई है। जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनमें और मेन दलों में, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो। यह तय माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव को सीएम का फेस बना दिया जाएगा। दिल्ली की बैठक के पहले भी ये बात कही गई। आप जब गुरुवार को बैठक हुई पटना में आरजेडी के दफ्तर में महागठबंधन की, उसमें भी ये कहा गया, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। और अब 24 अप्रैल को जो बैठक होगी उसमें होगा या नहीं, इस पर भी शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। उधर एनडीए में भी इस मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी अभी तक किसी ने नहीं दी है कि अगर चुनाव जीत गए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव हमले बोल रहे हैं, उससे भी इन शंकाओं को बल मिल रहा है। तो बिहार का चुनावी परिदृश्य जो है वो बड़ा ही दिलचस्प हो चला है, बड़ा ही कौतूहल भरा हो चुका है। अब तेजस्वी यादव सोलो नेता हैं या नहीं हैं, बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये पूरा डिपेंड करता है कांग्रेस के रुख पर और सीट बार्गेनिंग पर। निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस के बीच
जो सीटों की बार्गेनिंग इस बार होगी वो दिलचस्प होगी और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कितनी सीटें हथियाने में सफल हो पाती है, साथ ही साथ वो सीटें जो उसे पसंद है, जहां पर उसे लगता है कि उसकी स्थिति मजबूत है। उधर आरजेडी भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहेगी कि जिससे गठबंधन की ताकत जो है वो बिहार में कमजोर हो सके, क्योंकि आप अगर देखिए कि कांग्रेस अगर चुनाव मिलकर नहीं लड़ती है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ उसका समझौता था, लेकिन दिल्ली में दोनों ने चुनाव अलग अलग लड़ा और नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी 10 सीटों को लेकर पेच फंस गया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में और अंत में कांग्रेस ने आज ही जाकर कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऊपर उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और समाजवादी पार्टी ने चुनाव अकेले लड़ा और उसे महज 3 सीटें मिली। तो कमोबेश यही सूरत हाल बिहार में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई न कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा और अल्टीमेटली तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कब तक होता है। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।